ऊंचाई से गिरने का। डर आपके अंदर से तभी निकलेगा जब आप वो चीज करेंगे। ट्रेनिंग है, चोट लगेगी, दर्द होगा, खून भी आएगा। जब तक आप अपने डर के ऊपर काबू नहीं करोगे तो आप हाइट को गेन नहीं कर सकते, रैपलिंग नहीं कर सकते, क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। डर लहरों में घिरने का। आदमी को वो एक मानसिक एक जोर होता है कि कोई भी उसके आगे कोई डिफिकल्टी आए तो वो उसको पार कर सकता है। डर दुश्मन के आक्रमण का। मैदानी इलाकों में से काफ़ी अलग है माउंटेन का, मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है। डर महाभीषण रण का। हमारा ट्रेनिंग का एक ही अंजाम है, एक ही रिजल्ट है। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको जीतना है। वो किसी भी पहाड़ पे, दुनिया की किसी भी पहाड़ पे जाकर फतेह हासिल कर सकते हैं। डर मौत का, मातम का, डर हार का, हर गम का। कौन है जिसने डर कभी महसूस न किया हो, पर जिसने इस डर को हरा दिया उसे फिर कभी कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर तो हम काफ़ी ऊंचाइयों से खेल चुके होते हैं। हम अपने आप को विजय करते हैं जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। पहाड़ हमारे दोस्त हैं। डर के आगे जीत है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल उसी डर को निकालता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वो कौन सी ऊंचाई है जिसे ये नाप नहीं पाते? वो कौन सी चट्टान है जिसे ये तीर नहीं पाते? वो कौन सी चुनौती है जिसे ये हरा नहीं पाते? वो मिट्टी से उठते हैं, दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए सर्वशक्तिमान है। यही तो हिंदुस्तान है। दोस्त से मिली प्रशंसा अच्छी है, पर दुश्मन सराहे तो इसके मायने ही अलग हैं। नॉट ओनली दुश्मन देश, सारे कंट्रीज इन द वर्ल्ड बोलते हैं कि हमारे ट्रूप्स जो है माउंटेन वॉरफेयर में सबसे आगे हैं। आपने कई सारे लड़ाई देखी है, हमारी ट्रेनिंग देखी है, हमारे वॉरियर को देखा है, तो बिल्कुल हम बेस्ट है। द इंडियन सोल्जर इज द बेस्ट माउंटेन वॉरफेयर सोल्जर इन द वर्ल्ड। एलएसी पर चले संघर्ष के दौरान चीन में जारी एक रिपोर्ट ने इस बात को स्वीकारा कि समूचे विश्व में अगर पहाड़ों के युद्ध में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो है भारतीय सेना। इस रिपोर्ट में माना गया कि भारतीय सेना के पास वो रणनीति है, वो कुशलता है कि किसी भी तरह के पहाड़ और कितनी भी ऊंची चढ़ाई पर वो अजेय है। तो आज हम आपको उस जगह लिए चलते हैं जहां हमारे माउंटेन वॉरियर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर जो 4 कोर्स यानी कि माउंटेन वॉरफेयर बेसिक, फिर एडवांस, उसके बाद विंटर वॉरफेयर बेसिक और विंटर वॉरफेयर एडवांस, जब एक स्टूडेंट ये चारों कोर्स कर लेता है तो वो माउंटेन वॉरियर कहलाने का हकदार है। नामी माउंटेन वॉरफेयर, पहाड़ी योद्धा बनाना, एक स्टूडेंट को पहाड़ी योद्धा बनाना, तो हमारे कोर्स ही इस प्रकार से है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो माउंटेन की ट्रेनिंग में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो किसी भी इलाके में, किसी भी टेरेन में, किसी भी कंडीशन में कंडक्ट कर सकते हैं और किसी भी सैन्य गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। भारत के हर युद्ध में स्कूल की भूमिका रही है। हर युद्ध में यहाँ के प्रशिक्षक फ्रंट पर रहे हैं। यहाँ तक कि आज एलएसी पर जाने वाले जवानों को भी यहीं पर ट्रेन किया जा रहा है।
यहाँ तैयार की गई रणनीति हमें हमेशा विजय दिलाती है। हमें सेना द्वारा कई मांगनी को मैच दिए गए हैं। और अब दुनिया भर के देश भी हमारी ओर देखते हैं। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ए एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स और ऑफिसर्स को माउंटेन वॉरफेयर और ग्लेशियल वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ छोटी से छोटी चीज के बारे में बारीकी से सिखाया जाता है। चाहे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी को बांधने के तरीके हों या खड़ी चढ़ाई में कदम रखने का सलीका, किसी भी डिटेल को कमतर नहीं माना जाता। और इसीलिए कई दफा यहाँ ऐसी रणनीति विकसित हुई जिसने दुनिया में युद्ध के नियम बदल दिए। हमारा दुश्मन पूरा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बैठा है। कल अगर हमें हमले करने की जरूरत पड़ी तो हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाके असॉल्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे अंदर वो डर रहेगा तो हम कभी वो सक्सेसफुल असॉल्ट नहीं कर सकते। इसलिए डर को हटाना बहुत ही जरूरी है, जो कि इस एकेडमी में यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ तकनीक परफेक्ट की जाती है, नई तकनीक सिखाई जाती है, नए तरीकों को विकसित किया जाता है, परम शक्तिशाली बनाया जाता है, लेकिन सबसे बढ़कर यहाँ डर निकाला जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जब इस पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए हमारे सैनिक आगे बढ़ते हैं तो विश्वास की वो कौन सी गांठें होती हैं जिन्हें बांधना होता है। शक्ति तो है अपनी जगह, लेकिन कौशल की आवश्यकता कितनी है। ये जो क्लास यहाँ पर चल रही है वो इसी के लिए चल रही है कि आप किस तरीके से आप वो गांठें बांध सकते हैं। एक साधारण सी रस्सी क्या बदल देती है। करगिल युद्ध में पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र रचा था वो युद्ध के नियमों के हिसाब से जीत की निश्चित गारंटी था। ऊंचे पहाड़ों पर कब्जे का षड्यंत्र, क्योंकि जो भी ऊंचाई पर काबिज होता है उसका नीचे बैठे व्यक्ति पर नेचुरल एडवांटेज होता है। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन सटीक निशाना लगा सकता है। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन दूर दूर तक देखने में और नजर रखने में सक्षम होता है। वो सप्लाई रूट को बाधित कर सकता है। वो दूसरे सैनिकों को ऊपर की ओर चढ़ने ही नहीं देता। ऊंचाई से चट्टान भर गिरा देने से नीचे की सेना को भारी कैजुअल्टी झेलनी होती है। कुल मिलाकर अगर दुश्मन ज्यादा ऊंची चोटी पर मौजूद है तो उस पर जीत नामुमकिन है। पर यही तो भारतीय सेना की खासियत है, नामुमकिन को मुमकिन कर देना। जब ये कारगिल ऑपरेशंस हुआ था उस वक्त हमारी टीम्स कारगिल गए थे और उस वक्त वहां पे जो ट्रुप्स, हमलावर दस्ते जो थे, उनको ट्रेनिंग दिया गया था। और ना कि ट्रेनिंग उन्होंने दिया, वो हमारे टीम्स भी जो है दूसरे असॉल्टिंग ट्रुप्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए और कठिन से कठिन रास्ते और चट्टानों के ऊपर से उन्होंने रास्ता चुना। वहां पे रोप्स ले की और वहां पे रास्ता बनाया असॉल्टिंग ट्रूप्स को ऊपर जाने के लिए और दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और फाइनली दुश्मन को वहां से खदेड़ निकालने का कार्रवाई जो है ये अंजाम दिया गया। करगिल से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर छिड़ी लड़ाई में ऐसा ही हुआ था। भारत ने वहां भी पाकिस्तान को पटखनी दी थी। दरअसल ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से लड़ने की जो रणनीति होती है वो होती तो बहुत खतरनाक है, लेकिन भारतीय सेना ने इसमें महारत हासिल कर ली। हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने क्या किया, जो क्लिफ थी जहां से दुश्मन ने सोच के ही रखा था कि यहाँ से कोई इंडियन आर्मी के नुमाइंदे आ ही नहीं सकते, वहां से हमारे उस्तादों ने जाके रास्ता खोला, रूट ओपन किया और उनके पीछे पीछे जाके इन्फेंट्री बटालियन आई, ऊपर आई और उन्होंने हमला किया। तो इससे दुश्मन का ध्यान बटा, वो एकदम सरप्राइज हुआ।
इस तकनीक को क्लिफ चॉप असॉल्ट कहते हैं और हम आपको आगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उस प्रक्रिया को जानने से पहले आपको वो चीजें जाननी चाहिए जो दिखने में तो सामान्य है, पर प्रशिक्षण का बेहद अहम हिस्सा। सिंपल सी रस्सी जो है उससे कई तरह के आप लोग नॉट्स यहाँ पर बांधकर और कई तरह के काम ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल मैम। अब हमारे पास जो रोप है इसकी मदद से हम बेस बनाकर क्लिप चॉप असॉल्ट, क्रेबस रेस्क्यू, ग्लेशियर में मार्चिंग ये इत्यादि काम कर सकते हैं। शुरुआत से लेके अभी तक ये वाला जो आप बना रहे हैं यहाँ पर कितना समय लग जाएगा? एक नॉर्मल जो आपका ट्रेनी है जो सीख रहा है इसको, वो फाइनली बेस्ट आप क्या कहेंगे कितने समय में ये बना लेगा? अगर वो खराब मौसम और बिल्कुल खराब मौसम अंधेरी रात में भी अगर एक माउंटेन वॉरियर उसको 1.5 से 2 मिनट में तैयार करके अपने बंदे को नीचे या ऊपर ले जा सकता है। गुरु की हर बात को पत्थर की लकीर मानना है, खासकर इन चट्टानों में, क्योंकि जिस रस्सी का इस्तेमाल, रोप का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है वो आपकी सेफ्टी के लिए रहती है। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी कि 2 पांव एक हाथ के साथ मैं इस समय जैसे खड़ी हूँ, एक एक इंस्ट्रक्शन समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। जाहिर है न सैनिकों जैसी फिटनेस हमारी होती है, न उनके जैसा स्किल होता है, लेकिन जैसा यहाँ पर कहा जाता है कि आते तो सभी के सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन यहाँ सर्वश्रेष्ठ बनाकर वापस भेजा जाता है। ट्रेनिंग के साथ ये इंस्ट्रक्टर्स हमारे योद्धाओं में वो संपूर्ण कौशल भर देते हैं, जिसके बाद ये ऐसे खतरनाक कारनामे इतनी आसानी से कर लेते हैं कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। इसे रैपलिंग कहते हैं। साधारण भाषा में रस्सी के सहारे तेजी से ऊंचाई से उतरना। ये बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसे भारतीय सेना के हर रेजिमेंट के जवानों को सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हौज में ऊंचाई थोड़ी और बढ़ जाती है। साथ ही कॉम्बैट लोड रैपलिंग, यानी उस वजन के साथ रैपलिंग जो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के पीठ पर लदी होती है। इन चट्टानों को भी रश्क होता होगा, इनके चट्टानी हौसलों से इस ऊंचाई को भी कम होने का एहसास होता होगा। सोचिए युद्ध क्षेत्र हो और एक साथ ये तमाम जो जवान हैं वो नीचे युद्ध घोष के साथ उतरते होंगे, तो हमारे दुश्मनों के दिलों पर क्या बीतती होगी। ये कैजुअल्टी इवैक्यूएशन। पहाड़ों पर जब युद्ध में कोई सैनिक घायल होता है तो उसके साथी इस तरीके से उसे खुद से स्ट्रैप करके रस्सी के सहारे तेजी से उतरते हैं। इसके कई और तरीके भी होते हैं, मसलन स्ट्रेचर के जरिए भी घायल सैनिकों को निकाला जा सकता है। ये है फ्लाइंग फॉक्स मेथड। इसमें एक सैनिक 2 हाथों से रस्सियों को थामकर नीचे की ओर सरपट दौड़ता हुआ आता है। डर पर जीत हासिल करने का ये सबसे स्पष्ट उद्घोष है, क्योंकि ऐसी पोजीशन में सैनिक गहराई की ओर देख रहा होता है और उसे आंखों के सामने ऊंचाई का साफ एहसास होता है। और ये टायरोलिन ट्रैवर्स है। 2 बेस के बीच रस्सी बांधी जाती है और उस पर केवल एक गांठ से बंधे जवान नीचे की ओर आते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे बटरफ्लाई पोजीशन, चेयर पोजीशन, लाइन पोजीशन। पर आत्मविश्वास से भरे मुस्कुराते इन चेहरों को देखेंगे तो समझ जाएंगे जिस डर को दूर करने की बात हम कर रहे हैं वो डर क्या है। भारतीय सेना अपने तरीकों को भी विकसित करती है और विदेश से भी तकनीक सीखकर उसे भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ढालती है। टायरोलिन ट्रैवर्स एक इटालियन तकनीक है जिसमें भारत के सैनिकों ने अब महारत हासिल कर ली। अभी आपने ये टेक्निक देखी, इसका नाम है टायरोलिन ट्रैवर्स बोला जाता है इसको। इसका जो नाम है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? टायरोलिन जो है इटली की जगह में एक छोटे से गांव का नाम टायरोलिन है।
वहाँ से इसका नाम आया। अब मैम इसकी जगह कहाँ पे पड़ती है, इसकी जो ज़रूरत होती है वो पड़ती है, जैसे कोई भी लॉन्च प्रोन इलाका हो गया या कोई भी क्रवास हो गया, कोई गौज हो गया या कोई ऐसा जगह हो गई जहाँ पे आप नीचे उतर के आगे नहीं जा सकते हो। तो ये क्या है, सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है सामान को या किसी भी एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। तो ये एक सीधी चढ़ाई है, कितनी आसानी से कुछ सेकंड्स में चढ़ सकते हैं यहाँ पर, वो कला होती है अपने आप में। और वाकई ये एक टेक्निकल बेसिस से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम समझने की कोशिश ज़रा कर लेते हैं कि इसे टेक्निकल बेस और इसके बगल में फिर पावर बेस क्यों, क्या फ़र्क, क्यों टेक्निकल बेस? जब भी ऐसी स्टिक कटिंग होती है उसमें हम पिंच होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुल पिंच होल्ड हो गया और हाफ पिंच होल्ड यहाँ से हो गया, तो 3 या 2 फिंगर के साथ हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और मतलब आप अपना पूरा बॉडी वेट या पूरा बॉडी वेट हम ले सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम पूरा वेट ले सकते हैं आसानी से। अच्छा, पूरा क्लाइंबिंग करके 2 उंगलियों पर, 2 उंगलियों पर भी आ सकता है, यहीं पर भी आ सकता है। ऑलरेडी हम 2 फिंगर के ऊपर अपना बॉडी वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। और क्लाइंबिंग के दौरान कुछ टेक्निक को फॉलो किया जाता है, जैसे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। जब भी आप क्लाइंबिंग करते हो तो ऑलरेडी आपके रॉक फेस के ऊपर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। और बैलेंस एंड रिदम, एडजस्ट पोजीशन। और जब भी आप क्लाइंबिंग करते हो तो क्लाइंबिंग के दौरान जंपिंग ना करें, बॉडी को एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे आप क्लाइंबिंग कर सकते हो। कुल मिलाकर जितने अलग अलग तरीके आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि असली ऑपरेशन में उनकी जरूरत पड़े, लेकिन इन सभी तरीकों में प्रशिक्षण का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है मन से किसी भी तरह के डाउट को, संशय को, खौफ को उखाड़ फेंकना। अब हम आपको उस क्लिफ चॉप असॉल्ट के बारे में बताते हैं जो लंबे समय तक दुनिया के लिए एक पहेली रहा और भारत के लिए गर्व का कारण। इसी तरीके से हमने 1999 में करगिल युद्ध जीता था। हालांकि आज पूरी दुनिया इस गुर के बारे में सीख रही है, पढ़ रही है। कठिन से कठिन रास्ता लेके हमारे ट्रुप्स ऊपर रास्ता बनाते हैं और ऊपर जाके जहां पे दुश्मन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव को जाने के लिए काफी रास्ता होता है, 5-6 रास्ता होता है, कुछ कठिन होता है, कोई आसान होता है। हम किसी डिफिकल्ट रास्ते से होके जाके ऊपर जाके दुश्मन को सरप्राइज कर सके और उसके ऊपर कब्जा कर सके। तो ये टास्क हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल को दिया गया था, तो क्लिफ चॉप असॉल्ट का नाम वहां से आया। जब ये टास्क हमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल को दिया गया था तब यहाँ पे ब्रिगेडियर चोपड़ा पोस्टेड थे, तो उनके नाम पे क्लिफ चॉप असॉल्ट आया, मगर ये दुनिया भर में क्लिफ असॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक क्लिफ चॉप असॉल्ट है। दुनिया इसे क्लिफ असॉल्ट के नाम से जानती है और इसकी बारीकियों को सीखने के लिए भारत की तरफ ही देखती है, क्योंकि करगिल युद्ध में जब इस तरीके का इजाद हुआ था, समझ लीजिए उसी की जन्मभूमि में हम इस समय खड़े हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि आप पहाड़ पर उस रास्ते से जाते हैं जहां से दुश्मन उम्मीद ही नहीं कर रहा होता है, लेकिन इसे मुश्किल भाषा में समझने की जरूरत है, तकनीकी भाषा में। करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों ने ऊंचाई की चोटियों पर कब्जा कर लिया। उन्हें वहां से हटाने में भारतीय सेना को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था और समय भी लंबा लग रहा था। तब हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के प्रशिक्षकों ने मोर्चा संभाला। यहाँ सैनिकों को उसी कला के बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ज्यादा ऊंचाई की चोटियों पर काबिज होना चाहता है, इसीलिए ये रणनीति सीखना बहुत अहम है। कोरोना की वजह से पूरी अवधि के क्लास हॉज में नहीं हो रहे, लेकिन 2 हफ्ते की क्लासेस में अहम ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडियन आर्मी का रोल ट्रेनिंग और ऑपरेशंस कोविड के दौरान कोई बदली नहीं होती, हमें डिप्लॉय होना पड़ता है। हमारा टास्क जो है देश का सुरक्षा करना, इसमें कोई बदली नहीं होती और हम ये करते रहते हैं। ट्रेनिंग का कौन सा वीक चल रहा है इनका? मैम एक ट्रेनिंग का इनका दूसरा वीक चल रहा है। ये बेसिक रॉक फेस है। इस रॉक फेस के करने के बाद इनको हम एडवांस रॉक फेस पे ले जाते हैं, उसके बाद एडवांस रॉक फेस पे इनकी ट्रेनिंग होती है। क्लिफ असॉल्ट की सबसे पहली शर्त होती है पहाड़ चढ़ने का वो रास्ता चुनना जो सबसे मुश्किल है, यानी वो हिस्सा जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि कोई आक्रमण करेगा। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा होने का मतलब होता है वहां कोई प्राकृतिक चढ़ाई नहीं होगी। करगिल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था।
सबसे आगे जो टीम जाती है उसे खड़े चट्टानों पर रोप बांधकर सैनिकों के लिए रास्ता बनाना होता है। इसी कार्रवाई पर मिशन की कामयाबी निर्भर करती है। रोप बांधने वाली टीम रात के अंधेरे में काम करती है या फिर ऐसे समय जब मौसम बहुत खराब हो, ताकि दुश्मन उन्हें देख न सके। लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि सैनिक भी नहीं देख सकते, पर उनका प्रशिक्षण निर्धारित करता है कि वो छोटी से छोटी दरारों को टटोलकर दुश्मनों के बंकरों तक रोप बांधकर रास्ता बना दे। औसतन 100 मीटर की चढ़ाई तक रोप बांधने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। क्लिफ क्लाइंबिंग टीम कम से कम 2 रास्ते खोलती है। इस दौरान वो बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते, इसीलिए प्राकृतिक चीजों जैसे कि पहाड़ में दरार या चट्टानों से रस्सी को बांधते हैं। रस्सी बांधने के लिए कुछ ठोकने की कोशिश में दुश्मन का ध्यान खिंचने का खतरा रहता है। रास्ता खोलने के बाद ये टीम वहीं पर चौकन्नी होकर दुश्मन पर नजर रखती, जब तक असॉल्ट टीम वहां नहीं पहुंचती। जब आक्रमण का समय आता है तब हर बंकर पर एक साथ अटैक किया जाता है, वरना दुश्मन अलर्ट हो सकता है और सरप्राइज खत्म हो जाएगा, यानी जो बढ़त हासिल होती है उसे गंवाना पड़ सकता है। ऐसे में केवल एक ओर से सैनिक धावा नहीं बोलते, बल्कि दूसरे कठिन हिस्से से ऊपर चढ़कर रैपिंग के जरिए सैनिक बंकर बस्ट करते हैं। अभी तक की जो कार्रवाई थी यहाँ पहुंचने तक की, वो बहुत गुपचुप दबे पांव, दुश्मन को आहट तक नहीं देना। लेकिन यहाँ पर जब इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहाँ पर दुश्मन के बंकर हैं, वहां की कार्रवाई ये देखिए, क्योंकि ये अंतिम निर्णायक प्रहार होता है। करगिल युद्ध के दौरान हर एक मोर्चे पर यही हुआ था। ऊंचाई पर धोखे से कब्जा करके बैठा दुश्मन अति आत्मविश्वास से भरा था और भारतीय सैनिकों ने उसे घेर घेर कर मारा। यहाँ ये भी गौर करिए कि भारतीय सैनिकों को आक्रमण के साथ युद्ध भूमि से घायल सैनिकों को निकालने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। शायद यही कारण कि करगिल में पाकिस्तान अपने घायल सैनिकों को छोड़कर भागा था, पर भारत की परंपरा ऐसी नहीं रही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएं। जो पर्वतों के योद्धा हैं, जो महायोद्धा कहलाते हैं, उन्हें सिर्फ पहाड़ों की चोटियों को नहीं छूना है, बल्कि रास्ते में आने वाली इस तरह की तेज धार वाली नहर, नदियों सबको पार करते हुए आगे बढ़ना है। इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका फ्लाइंग फॉक्स का होता है, जो दुश्मन के इलाके में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो अपना ही क्षेत्र है, लेकिन चूंकि आपको इतना सामान लेकर आगे बढ़ना है, अपने हथियारों को आप उस समय गीला नहीं करना चाहते, और ये परमानेंट इस तरीके के स्ट्रक्चर वहां पर छोड़ दिए जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये वहां से पार कर सकें। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें, अव्वल तो ये कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा सेटअप करना, दूसरा ये कि तेजी से एक छोर से दूसरी छोर पहुंचना, ताकि जो हमारी स्पीड है, हमारी सेना की स्पीड है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है युद्ध की परिस्थितियों में, वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उससे किसी भी तरीके से हमें कम न करना पड़े। पहाड़ की नदियां बहुत खतरनाक होती हैं। अव्वल तो ये कि ऊंचाई से ढलान की ओर बहने के कारण बहुत तेज बहाव रहता है। ग्लेशियर से निकलती हुई नदियों का तापमान भी बहुत कम होता है। गहराई ज्यादा न होने के बावजूद अचानक पानी बढ़ जाने का खतरा भी रहता है। आज LAC के साथ लगते इलाकों में ऐसे कई नहर और नदियां हैं जो हमारे जवानों के लिए कठिन चुनौती पेश कर रही हैं। गलवान नदी उन्हीं में से एक है। पर जो प्रशिक्षण हमारे जाबाजों को मिलता है, वो ऐसी हर एक चुनौती से पार पाने का है। भूगोल, परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इलाका दुश्मन का है तो सीधा मतलब है कि आपके पास समय कम है, संसाधन कम है और विकल्प भी कम है। जरा देखिए ये किस तेजी से इस छोर से उस छोर तक रोप बांधकर नदी पार करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। टीम में सबसे मजबूत 2 लोग पहले और आखिरी नंबर पर रहते हैं। पहला वो जो सबसे पहले पार जाए और आखिरी वो जो इस छोर के हर निशान को हटाकर पार करे।
दुश्मन के इलाके में किसी भी ऐसी चीज को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता जो उसे चौकन्ना कर दे कि कोई वहां पर था। इस तकनीक को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। अधिकांश हमारी जो इंडियन आर्मी है पूरे पहाड़ी इलाके में डिप्लॉयड है, तो पहाड़ी इलाके में हमारा ऑपरेशनल टास्क भी हो सकता है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी हो सकता है। अभी ऑपरेशनल टास्क के लिहाज से एक फ्लाइंग फॉक्स का मेथड जो आपको हमने पहले दिखाया था, जब भी आप दुश्मन की एनिमी लाइंस के पीछे जाते हैं तो आपकी लिमिटेड नफरी जाती है और आपके पास लिमिटेड सामान होता है, तो उसके हिसाब से हमारा टास्क ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने दूसरी तरफ नदी नाले के पहुंच सके। तो उसमें हम फ्लाइंग फॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 रोप्स लगती है, हमारी टीम जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। हालांकि जैसे ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है सैनिकों की पहाड़ों से दोस्ती कराना, ठीक उसी तरह ये भी ख्याल रखा जाता है कि सैनिकों के मन से पानी के इस प्रवाह का डर निकल जाए। इस दौरान केवल एक पोल को सहारे के तौर पर दिया जाता है जिससे नदी के प्रवाह से मुकाबला हो सके। हमने भी अपने इस डर को निकालने और इस मुश्किल को परखने का फैसला किया। अच्छा, मूव नहीं कर रहा है। पहाड़ों की जो नदियां होती हैं बहुत तेज रफ्तार से बहती हैं और हमारे जो जवान हैं उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है वो समझने के लिए हम यहाँ गए। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही लगभग कमर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हुए उस वेग से मेरे हाथ इसे रोक नहीं पा रहे थे। तो इस तरह की स्थितियों में किस तरीके से आगे बढ़ना है वो ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी दी जाती है। शायद साहब मेरे पास समय होता तो आप लोग मुझे पूरा पार करा देते। फुल ट्रेनिंग हो जाती ना। तो फुल ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप यहाँ पर आए, किसी भी तरह का कोई फीचर आपके सामने आए, आप कभी नहीं रुक सकते। आमतौर पर ठंड वाले पहाड़ी इलाकों में नदियों को पार करने के इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कपड़े गीले होने की सूरत में ठंड लगने का खतरा रहता है और साजो सामान के भी गीला हो जाने से मुश्किल आती है। अगर अपनी जमीन होती है तो नदियों को पार करने के लिए कुछ इस तरह से रस्सियों को बांधकर एक रास्ता बनाया जाता है। हालांकि इसके इस्तेमाल के लिए भी ट्रेनिंग और कुशलता की जरूरत होती है। अपना क्षेत्र होने के नाते इन रस्सियों को खोलने की जरूरत नहीं होती। पर्वतों पर अगर भारतीय सेना की शक्ति को पूरी दुनिया में सबसे बेहतर माना गया है, अगर इन्हें बेस्ट माउंटेन वॉरियर्स कहा जाता है, तो उसके पीछे दरअसल एक नेचुरल टैलेंट तो है, लेकिन उनकी शक्ति को किस तरीके से संवारा जाता है, उनके स्किल्स को यानी उनके कौशल को किस तरीके से और बेहतर किया जाता है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ पर हौज में इन सारी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। खड़े चट्टानों पर चढ़ाई की ट्रेनिंग गर्मियों के मौसम में सोनमर्ग में दी जाती है, तो ठंड के मौसम में बर्फ से ढके पहाड़ों पर प्रशिक्षण के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की ट्रेनिंग गुलमर्ग में होती है। ये माइनस के तापमान में प्लस हौसलों की कहानी, वरना जिस मौसम में जिंदगी का हर निशान जम जाता है, हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेने को हवा कम पड़ जाती है, वहां ये जोशीले जवान दुश्मन से भी उसी जज्बे के साथ लड़ते हैं और मौसम को भी उसी जज्बे से परास्त करते हैं। क्लिफ असॉल्ट अब देखिएगा आप करीब 14-15 हज़ार की वर्टिकल पहाड़ों में दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो उसके लिए क्लिफ्स में कैसे चढ़ना है, कैसे रोप फिक्स करनी है, किस हिसाब से फायर आएगा, कहाँ से हमारे योद्धा उन रोप्स को पकड़ के ऊपर जाएंगे। सधा हुआ संतुलन, चौकस निगाहें, हाथों में बंदूक और सफेद कैमोफ्लेज,
ऐसा आभास होता है जैसे बर्फ का ही कोई हिस्सा उठकर खड़ा हो गया हो और यह तस्वीर बना रहा हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके कदम कदम पर मौत की गहराइयां हैं। बर्फीले तूफानों की जानलेवा चुनौतियां हैं, खाने के एक एक दाने का हिसाब है, पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद। हमारा फिजिकल फिटनेस जो है इतना है कि एक लोड लेके चलना अपना पूरा कम्बैट लोड के साथ, इतना स्पिरिट आज दिन तक किसी आर्मी का नहीं है जो हमने देखा है। आमतौर पर जब कोई जवान सियाचिन जैसी हजारों फीट ऊंचाई पर तैनाती के लिए जाता है तो अक्सर उसका संपर्क दुनिया से जैसे कट सा जाता है। वो दुश्मन से तो जूझता ही है, मौसम के बदलते व्यवहार से भी लगातार सामंजस्य बिठाता रहता है और ऐसी हर स्थिति से पार पाने के लिए उसे पहले अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है। पूरे ट्रेनिंग में हमें ये भी देखना है कि हम अपने जवान को मौसम के साथ कैसे दोस्ती करें। मौसम हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम कैसे मौसम से लड़ सकते हैं? हमने मौसम से दोस्ती करनी है। हमने अपने भूगोल, जो पहाड़ का भूगोल है, उससे दोस्ती करनी है। और दोस्ती तभी होगी जब हम यहाँ रहें, इसके कल्चर को समझें। अहम बात यही होती है कि सैनिक को दुश्मन से लड़ने और मौसम से दोस्ती के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि तैनाती मोर्चे के भूगोल के हिसाब से मौसम का मिजाज भी बदलता रहता है। 100 मीटर अगर कोई सोल्जर चलता है तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है प्लेन्स के। सो कॉम्बैट मोबिलिटी अगर आप कहा जाए तो यह सब साधन जैसे कि स्कीज हो गई, इन सब से एक जवान को चलने में काफ़ी हद तक आसानी होती है, उसको थकान कम होती है और काफ़ी जल्दी समय में वो ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंच सकता है। देखने में बेहद खूबसूरत पर बहुत ही जानलेवा होती है ये बर्फ। यहाँ एक हरा पत्ता तक नहीं होता। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की घटती मात्रा के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तब शुरू होती है एक जवान के कौशल की परीक्षा, जो परीक्षा से अधिक अपनी जान बचाते हुए अपनी ड्यूटी निभाना होता है। हर परिस्थिति में लड़ाई का तरीका कुछ अलग होता है। हर परिस्थिति में अगर गोलियां चलानी हैं तो उसका तरीका अलग होता है। पहाड़ों में अलग, समतल भूमि पे अलग, जंगलों में अलग। अब अगर यहाँ पर बर्फ है तो यहाँ भी परिस्थितियां अलग होती हैं। अव्वल तो आप ये देखते हैं कि जो इनका पहनावा है, जो कैमोफ्लाज है इनका, वो सफेद है ताकि बर्फ में मिल जाए। दूर से अगर कोई देखने की कोशिश करे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। कि कई दफा कैमरे की नजर से भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल घुल मिल जा रहे हैं इसमें। अब इन परिस्थितियों में आप स्कीज को लिए हुए, ये किसी सहारे को नहीं लिए हुए हैं, बल्कि ये इतनी आसानी से बंदूक को थामे बिल्कुल एक तैयार स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्बैट मोबिलिटी यानी कि एक ऐसी परिस्थिति में लड़ाई के लिए आगे बढ़ना जहां पर संघर्ष की एक स्थिति हो। और उसमें देखिए कि किस तरीके से स्कीज को पहने हुए इस हद तक ट्रेनिंग हो जाती है कि स्कीज को पहने हुए, बंदूक को ताने हुए, इनकी जो चौकस निगाहें होती हैं वो पूरी तरीके से देखती रहती हैं कि कहीं इस सफेद सैलाब में कोई दुश्मन तो नहीं है छिपा हुआ। बिल्कुल तैनात, सजग, तैयार। हजारों फीट की ऊंचाई पर तैनात जवान जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उनका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, उनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। लेकिन उसको सहने के लिए पराक्रमी शूरवीर किस तरह अपने शरीर को ही मशीन में बदल देते हैं, इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। ऐसे चट्टान में न फंसे कि आपको कोई इंजरी हो जाए। तो जो सैनिकों को हमने देखा है कि वो धड़ल्ले से 9-10 सेकंड में ऊपर और चंद सेकंड में, आप गिनती भी नहीं गिनेंगे तब तक नीचे आ जाते हैं, वैसा हमारे साथ यहाँ पर नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा शक्ति भी लग रही है, लेकिन इसीलिए तो भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। बर्फ में सर्वश्रेष्ठ बलवान, पथरीली चट्टानों में जैसे अडिग चट्टान, जिनके रण कौशल से दुनिया हैरान। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉज, 7 दशकों की वो युद्ध प्रशिक्षण परंपरा जो योद्धाओं को महावीर और फिर उन महावीरों को वज्र बना देती। बर्फीले अंधड़ के बीच वो ऐसे पैर जमाकर अड़ जाते हैं कि दुश्मन के लिए व्हाइट डेथ बन जाते हैं।
पथरीली चट्टानों में वो ऐसे डट जाते हैं कि दुश्मन के हौसले कंकड़ पत्थर बनकर बिखर जाते हैं। दुनिया लोहा मानती है हौज के अद्वितीय योद्धाओं के पराक्रम का, और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों के सैनिक यहाँ युद्ध की बारीकियां सीखने आते हैं। Did you find anything different, anything special? Here the school is a very operational school, and in France we have got a training school more than an operational school. Did you pick up something interesting, something new, something special? I think all the students are very rustic, very strong, and in a very hard conditions that they try and they manage to go up and to make their mission. It's very, very interesting. फ्रेंच आर्मी ऑफिसर नैटली ने हमें बताया कि यूं तो फ्रांस में अनेकों स्कूल हैं, लेकिन उन स्कूलों का फोकस होता है सिर्फ ट्रेनिंग पर, और भारत के हौज का फोकस युद्ध के क्षेत्र में तैनाती के लिए ट्रेनिंग पर होता है। दुनिया के लिए हौज विषम परिस्थितियों में हार न मानने वाले योद्धाओं का स्कूल हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वो संप्रभुता की रक्षा का शक्ति केंद्र है। उन्नीस में आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण कर दिया। बर्फीले मौसम में ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने में सक्षम सैनिकों की आवश्यकता को तभी भारत ने समझ लिया। जनरल के.एस. थिमैया ने तब 1948 में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जिन्हें बाद में हौज नाम मिला। सोनमर्ग और गुलमर्ग में हौज से प्रशिक्षण पाए जवान दुनिया में फिर कहीं मात नहीं खाते, क्योंकि मौत क्या होती है और कैसे उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे डराया जाता है, ये वो अच्छी तरह सीख चुके होते हैं। अपने डर को हरा दो, उसके बाद दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इसी फलसफे, इसी सिद्धांत के साथ ये आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।